हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे किस पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका आपसे एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, इसका कैपेसिटेंस आपको 2 फैराड दिया है। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि आप एरिया बता दीजिए, और दोनों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे एरिया का क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है उन सारे डाटा को लिखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमें कैपेसिटेंस गिवन है कितना, 2 फैराड। हमें डिस्टेंस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर किसमें चेंज होगा, मीटर में। और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसको 5 × 10⁻³ क्या कर दिया, इसको मीटर में हमने चेंज कर दिया। और हम क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A ε0/d। हमें क्या चाहिए, A चाहिए। A को हमने अलग कर लिया और यहां से CD अपन में ε0 आ गया। अब जो जो गिवन है हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। हमें कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 2 दिया हुआ है, 2 पुट कर दिया। और D का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया कितना, इतना, इसको यहां रख दिया। और ε0 का वैल्यू हमें ऑलरेडी क्या है, पहले से पता होता है। क्या होता है, 8.85 × 10⁻²। इससे ये जो वैल्यू है किसमें आती है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जो 10⁻² में हम इसको क्या लेकर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे 2 × 5, यहाँ पे क्या है 10⁻³ अब क्या है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 2 × 5 × 10⁹ अपॉन में 8.85। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके हम लोग जब इसको डिवाइड करके लाएंगे तो फाइनली हमें इतना मिल जाएगा, कितना, 1130 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें, किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 2 फैराड के कैपेसिटेंस के लिए हमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया देख लीजिए, 1130 किलोमीटर स्क्वायर आता है। और ऐसे भी जब हम कैपेसिटेंस बता रहे थे, हम आपको क्या बताए थे कि जब कभी भी फैराड क्या है, बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। इसीलिए हम लोग कभी भी यूनिट जो भी हम लोग को मिलता है बुक में, कहा कैसे मिलता है, या तो माइक्रो फैराड में रहता है, या तो नैनो फैराड या पिको फैराड, कुछ ऐसे रहता है। जबकि देखिए जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो मतलब जैसे ही फैराड देखा उसको पहले ही गेस कर लेना चाहिए कि भाई साहब ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा आने वाला है, क्योंकि फैराड क्या है, बहुत ही बड़ा यूनिट है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ये देखने में बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं रेड मार्क से ऊपर क्वेश्चन लिखा हूं, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग पढ़कर देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका अननोन कैपेसिटेंस है। इसका क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, अननोन है, पता नहीं है। ठीक है, इसको एक बैटरी से 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये बैटरी का वोल्टेज भी नहीं पता है। ठीक है, ये भी हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि, अब देखिए गिवन क्या है कि कह रहा है कि चार्ज स्टोर्ड कितना है इसमें, 360 माइक्रो कूलम्ब है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब पोटेंशियल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कितने, 120 वोल्ट। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, बाई 120 है, मतलब V वोल्ट था, अब उसका पोटेंशियल 120 वोल्ट और क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, मतलब उसमें कम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब 120 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस समय जो चार्ज स्टोर है कितना है, 120 वोल्ट, 120 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, कहने मतलब जब V वोल्ट था उस समय कितना था, 360 कूलम्ब। जब 120 वोल्ट का पोटेंशियल और डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ है, बाई है, तो चार्ज कितना हो गया उस पर, 120 कूलम्ब। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए क्या क्या, आप अननोन ये पोटेंशियल बता दीजिए और कैपेसिटेंस बता दीजिए। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उस वक्त का चार्ज बताइए जब
कैपेसिटर का वोल्टेज को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 120 वोल्ट। तो हम सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, V को फाइंड करना, V और C को फाइंड करना। तो देखिए हम सबसे पहले हम क्या जानते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। और ये चार्ज कितना दिया है, 360 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमने पहले क्या मान लिया है कि इस कैपेसिटेंस C मान लिया है, वोल्टेज को V मान लिया है। ठीक है, तो यहां से हमें एक पहला इक्वेशन मिल गया, लेकिन हमें C भी नहीं पता है और V भी नहीं पता है, तो हम इससे कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब देखते हैं सेकंड में क्या दिया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट से डिक्रीज हो गया, मतलब पहले V से अब क्या हो गया, V माइनस 120। अब देखिए अब जो है चार्ज हम मान लेते हैं कि Q डैश है, कितना है, Q डैश। और उस समय जो क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, C इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, V ना होगा क्या लिखेंगे, V माइनस क्या 120, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 120 के। इससे हमें दो इक्वेशन मिल गए और हमारे पास क्या है, दो अननोन है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1/2 कर दे रहे हैं, तो C और C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और V अपन में V माइनस 120 आया, और 360 अपन में 120, ये कितना आएगा, 3 का वैल्यू। फिर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो हमें V का वैल्यू कितना मिल गया, V का वैल्यू मिल गया 180 वोल्ट। जैसे V का वो हमें V मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, C, क्योंकि हमें Q पहले से पता है और V हमने फाइंड कर लिया। जैसे ही C निकला तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, 2 माइक्रोफैराड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आया है, 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए अब हमारे पास वोल्टेज पता चल गया, हमारे पास कैपेसिटेंस पता चल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा और ये पूछा जा रहा है कि आप उस समय का चार्ज बता दीजिए जिस समय वोल्टेज क्या हो, V ना होकर क्या हो, 120 वोल्ट क्या हो, V से ज्यादा हो। तो हमने क्या किया, 120 वोल्ट ज्यादा करने के लिए V प्लस 120 कर दिया, और हमें C पहले से ही पता है कितना है, अभी फाइंड किए 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे हम V के जगह पे क्या रख सकते हैं, 180, और ये 1 प्लस 120 दोनों को ऐड करेंगे तो 300 आएगा, और यहाँ पे इसके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, 600 माइक्रोकूलम। देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस केवल बस देखने में लॉन्ग है, ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन जब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करने जाएंगे, क्या क्या दिया है हम उसको स्टेप बाय स्टेप कर दिए। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि रिड्यूस बाय है, मतलब क्या कम हो रहा है ना, इतना से कम हो जा रहा है, रिड्यूस टू नहीं है। रिड्यूस टू मतलब क्या, V से 120 वोल्ट हो गया, ये नहीं था, ये क्या था कि पहले वोल्टेज V था, अब उसमें से 120 वोल्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उतना कम हो गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया और फाइनली हम आंसर पा गए। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक स्लैब है, एक स्लैब को जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, उसको किसी पैरेलल प्लेट के क्या बीच में इंसर्ट किया गया है, और गिवन क्या है कि जो एरिया है स्लैब का बिल्कुल प्लेट के एरिया के बराबर है, लेकिन डिस्टेंस जो है, मतलब कहने का उसका जो डिस्टेंस है क्या है, 3D/4, मतलब क्या पूरे D में इंसर्ट किया गया है क्या, नहीं, कहां तक, 3D/4, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। तो हम मान लेते हैं पहले कि कोई भी प्लेट इंसर्ट नहीं किया है, D डिस्टेंस है, A एरिया है, उस समय कैपेसिटेंस कहा, ये कब का कैपेसिटेंस है, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट नहीं किया गया, उस समय क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे कि जब कभी भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं उस समय जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है, क्या आता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K, वेयर T क्या होता है, T होता है थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और यहाँ पे जो क्या है थिकनेस कितना है, 3D/4। तो हमें जो जो गिवन हम क्या करते हैं उसको पुट कर देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट D और T के जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 3D/4,
और यहाँ टी की जगह पे 3d/4। अब हम आगे इसको क्या करते हैं, फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो d माइनस 3d/4 यहां से क्या आ जाएगा d/4, और ये 3d/4 के, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां से d/4 के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 3/k। फिर हम क्या करते हैं, इस k प्लस 3 अपन में k आ गया, एलसीएम लेकर ये वैल्यू आ गया, और ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी नीचे है ही, और ये देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये 4 और ये k कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा डी के प्लस 3 और a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये मिलकर क्या देता है c। ये क्या है, किसके बराबर है, जब कैपेसिटेंस, कब का कैपेसिटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, तो उस समय क्या, जो फाइनली जो आपको हमें कैपेसिटेंस मिला, जब कोई भी कैपेसिटेंस नहीं, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसका 4k अपन में k प्लस 3, और k क्या है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हमको क्या मिला, न्यू कैपेसिटेंस। कब का मिला ये, जब हम उसमें क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, उस समय हमें ये कैपेसिटेंस मिला, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली कब पूछा गया है, ये जेई मेन में भी आया हुआ है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी और ये क्या सीबीएसई +2 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, क्या है आपको बस ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, और इसमें आपको ये सारी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए, और उसके बाद ये मतलब आसानी क्वेश्चन, इसको ज्यादा टफ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के बीच में क्या कर दिया जा रहा है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका थिकनेस कितना है 4 mm के थिकनेस को क्या किया जा रहा है, 4 mm के थिकनेस को इंट्रोड्यूस करने से जितना कैपेसिटेंस पहले था उसको होल्ड करने के लिए ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 3.2 सेंटीमीटर 3.2 mm क्या करना पड़ रहा है, दूर करना पड़ रहा है। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से, बिल्कुल कह रहा है कि पहले डिस्टेंस d था, लेकिन जैसे हम उसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k मान लिया, इसी को फाइंड करना है, इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 3.2 मिलीमीटर क्या करना पड़ा, हमें बढ़ाना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। तो पहले कितना था d था, अब हमने मान लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है d डैश है, तो d डैश और d के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 3.2 mm, क्योंकि ये क्या है d डैश क्या है, ज्यादा है किससे, d से, कितना 3.2 mm, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि जब इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं था उस समय का कैपेसिटेंस क्या है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और जैसे ही हम इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां पे क्या एप्सिलॉन नॉट अपन में d माइनस टी प्लस टी बाई के, इसी चीज का हमने क्या किया, देखिए इसमें से d डैश और यहाँ पे t कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस 1 बाई के, ये दोनों फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि हमें दोनों के कैपेसिटेंस को इक्वल करना है, तो हम क्या किए, दोनों के कैपेसिटेंस को इक्वल कर दिए, और जैसे इक्वल किए तो ये a एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा d डैश माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला d, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको क्या किया ट्रांसफर करके d माइनस डी इक्वल टू टी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के आया, और d माइनस डी डैश जो है ये कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है कितना 3.2 mm, हम इसको पुट कर दिया, और हमें थिकनेस जो t का वैल्यू है कितना दिया है 4 mm, हमें कितना दिया है 4 mm, हमने t के जगह पे 4 रख दिया। अब देखिए अब ये 3.2 है, यहाँ पे 4 है, जब नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। फिर हमने क्या किया, और इधर क्या बचा 1 माइनस 1 अपन में के, अब देखिए इस 1 अपन के को हमने इधर भेजा लेफ्ट साइड में, और 1
0.8 को राइट साइड में भेजा, तो हमें क्या मिला 0.2। और फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5। तो हमें जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो कितना मिल गया 5। सुनिए ये जो है ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मतलब हमें अगर 5 डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के अगर इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमें कितना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 3.2 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, इसमें सबसे की पॉइंट क्या था कि दोनों को कैपेसिटेंस को इक्वल कर देना था, और डिस्टेंस, ये जो पहले का डिस्टेंस है और बाद का जो डिस्टेंस है दोनों में डिफरेंस कितना है 3.2 mm का। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें क्या किया गया है, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है, और जिसमें K2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है K1 से। ठीक है, और इसके बाद क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और D के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है, E और D के बीच में। तो देखिए दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करने की वजह से टोटल कितना एरिया बन गया है, पहला और दूसरे के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक 2 और ये 3, ये क्या होगा 4 और ये 5, टोटल 5 एरिया बन रहा है। ठीक है, पहला K1 और ये पहला प्लेट के बीच में, फिर K1, फिर K1 और K2 के बीच में। अब देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एरिया है, फर्स्ट, थर्ड और 5, क्या ये डाइलेक्ट्रिक है क्या, इसमें नहीं। फर्स्ट 3 और 5 में क्या है जी, फर्स्ट 3 और 5 में है आपके क्या, एयर भरा हुआ है ना, एयर और वैक्यूम भरा हुआ है। बाकी सेकंड और फिफ्थ में क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक है। और हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो मतलब अगर K2 ज्यादा है K1 से तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से। तो अब इस ग्राफ में हम लोग का यही टारगेट है कि जो ये वाला रीजन है, कौन वाला, K1 वाला, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहले मैं फर्स्ट फिगर को छोड़कर सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे जो K1 वाला, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 1 3 5 तो खैर ठीक है, 1 सही है, 3 भी सही है, 5 भी। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए K1 ये वाला है, K1 वाला एरिया क्या है, ये सेकंड वाला, सेकंड और ये फोर्थ। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला क्या होना चाहिए, सेकंड का ज्यादा होना चाहिए 4 से। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ भी जो K1 वाला है और ये K1 और E1 और यहाँ पे K2 है और E2। तो यहाँ पे E2 कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, E2 ज्यादा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, ये है आपका K1 वाला और ये है आपका K2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो E1 क्या है, देखिए इस वाले फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है किसके, ये E2 से। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा फिगर सही होगा, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि जहां पे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कम है, वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जबकि बाकी सब में क्या था, ये बिल्कुल ये कंडीशन क्या कर रहा था, फुलफिल नहीं कर रहा था। यहाँ इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो नीट से पहले हुआ करता था, तो उस समय का ये क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें मेनली आपको ये चीज देखना था कि जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम। तो हमने क्या किया, बस यही चीज देखा कि कहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। हमने इस चीज को देखा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है आप मेरे से डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।